चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो रिकॉर्डिंग पे लगा दिए मैंने, आपको मिल जाएगी। तो एब्डोमिनल पेन हमारा आज का टॉपिक है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंटिंग कंप्लेन जो हमारे पास ओपीडी में आती है, या आप अपने क्लिनिक पे बैठे होंगे, तो सबसे ज़्यादा जो आपके पास प्रेजेंटिंग कंप्लेन आएगी, चीफ कंप्लेन के साथ जो पेशेंट आएगा, वो एब्डोमिनल पेन की होगी। तो इसकी बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारी इसकी वजूहत हैं। फिर इसकी ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं। अगर आप एब्डोमेन को देखें, तो आपका एब्डोमिनल पेन उसका हेपेटोलॉजी के साथ रिलेटेड है, आपके जीआईटी के साथ रिलेटेड है, आपकी नेफ्रोलॉजी के साथ रिलेटेड है। किडनी का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, वो आपके एब्डोमेन में प्रेजेंट करेगा। आपका ब्लडर का प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ भी होगा तो वो एब्डोमिनल पेन जो है वो उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन होगी। तो उसको डायग्नोज कैसे करना है हमने, कि वजह क्या है, उसको ट्रीट कैसे करना है, ये आज की जो स्लाइड्स हैं इससे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। पहले आपको एक जनरल ओवरव्यू देता हूँ एब्डोमिनल पेन का, और उसके बाद मैं कुछ चंद दो तीन स्पेसिफिक डिजीजेस उनके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो जो एब्डोमेन है, उसको हम लोग रीजन्स में डिवाइड करते हैं। अब पेन है वो एब्डोमिनल पेन के साथ आता है, तो वो जरूरी तो नहीं है उसको सारे पूरे एब्डोमेन में वो कहेगा मुझे पेन है। वो कोई रीजन होगा, तो इसलिए हमने एब्डोमेन को रीजन में डिवाइड किया हुआ है। हर रीजन का जो पेन है वो किसी एक खास स्पेसिफिक डिजीज के साथ रिलेटेड है। तो अब एनाटॉमिकल रीजन्स में सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये राइट अपर क्वाड्रेंट। जो जो राइट अपर क्वाड्रेंट है, ये इसको तकरीबन हमने नाइन नाइन रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है एब्डोमेन को। सबसे पहले आपको, अगर आप स्लाइड अगर देख सकते हैं, तो राइट अपर क्वाड्रेंट, उसके साथ एपिगैस्ट्रिक, फिर लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, फिर नीचे आ जाएं राइट फ्लैंक जहाँ पे हमारी किडनीज होती हैं, फिर अम्बिलिकस और उसके अराउंड जो एरिया है उसको हम लोग पेरी अम्बिलिकल रीजन कहते हैं। फिर आ जाता है लेफ्ट फ्लैंक, फिर राइट लोअर क्वाड्रेंट, फिर इसी तरह सुप्रा प्यूबिक रीजन हमारे, जिसको हम लोग हाइपोकॉन्ड्रियम भी कहते हैं, उसके साथ लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट हमारे पास आ जाता है। अब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स इसमें इन्वॉल्व हैं हमारे पास। जीआई ट्रैक है, रीनल इसकी रीजंस हो सकती हैं, कोई रिप्रोडक्टिव ट्रैक खास तौर पे फीमेल्स में हो सकता है। फिर उसके अलावा हमारे पास कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, वो इन्वॉल्व हो सकता है, आर्टिक एनोरिज्म का रप्चर वगैरह। फिर पल्मोनरी एंडोक्राइन। अभी हम आगे देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा जो सिस्टम है वो किस जगह पे इन्वॉल्व होता है। अब सबसे पहले राइट अपर क्वाड्रेंट को भी आप छोड़ दें, वो अलग से बताऊंगा आपको। पहले आप इस पे एपिगैस्ट्रिक रीजन में आप देख लें। इसमें हमारे पास गैस्ट्रो इजोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, पेप्टिक अल्सर डिजीज हो सकता है, गैस्ट्रोपेरेसिस हो सकता है, पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हो सकता है। फिर आप इसी तरह लेफ्ट लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में आ जाएं, तो वहाँ पे स्प्लीन होता है। आप अगर उसको पेल्पेट भी करेंगे अपने हाथ से, तो यहाँ नीचे आपको स्प्लीन फील होगी, जिन वैसे नहीं होती, वैसे रिब्स के पीछे होती है, लेकिन कुछ लोग जिनमें स्प्लीन एनलार्ज हुई होती है, अक्सर जो थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हम लोग ब्लड देते हैं उनको, आयरन ओवरडोज होता है, उसमें स्प्लीन इनलार्ज हुई होती है, और अक्सर लोगों की स्प्लीन फिर निकालनी पड़ती है, स्प्लीनेक्टमी करनी पड़ती है उसमें। तो स्प्लीन से रिलेटेड जितने भी आपकी कंप्लेंट्स होंगी, वो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में आपको प्रेजेंट करेंगी। स्प्लीनिंग इन्फार्क्ट होगा, या उसकी कोई आर्टरी हमारे पास उसमें इन्फाक्शन होगा, या उसमें एब्सेस होगा, कोई पस वगैरह प्रोड्यूस हुई होगी, या स्प्लीन रप्चर हो जाए। यह सब डायफ्रेगमेटिक एब्सेस, डायफ्राम के इर्द गिर्द जो हमारे पास पस प्रोड्यूस होती है, उसका जो इन्फेक्शन होता है, उसमें भी जो पेन होता है वो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में होता है। और फिर लेफ्ट लोअर लोब निमोनिया, अगर जो हमारे पास लंग्स हैं उनका जब लोअर लोब का निमोनिया होता है, वो हम लोगों को इधर फील होता है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में। फिर अगर आप इसमें आ जाए राइट फ्लैंक में, तो किडनी स्टोन अगर हो, किडनी स्टोन का जो पेन होता है वो बहुत सख्त होता है, राइट फ्लैंक, राइट किडनी होगी तो राइट फ्लैंक में होगा। फिर पाइलोनेफ्राइटिस, अगर किडनी जो है उसके कोई पस प्रोड्यूस हुई है, उसकी वजह से इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, तो वो भी राइट फ्लैंक में प्रोड्यूस होगा। फिर पेरीनेफ्रिक एब्सेस, पेरीनेफ्रिक मतलब किडनी के इर्द गिर्द अगर कोई एब्सेस है, कोई पस है, तो वो आपको राइट फ्लैंक में प्रोड्यूस होगी। फिर पेरी अम्बिलिकल रीजन में आप आ जाएं, उसमें गैस्ट्रो एंट्राइटिस वो सबसे ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है। और हमारे अगर आप पॉपुलेशन में भी देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ये डिजीज़ है।
मेजेंटेरिक इस्कीमिया, मेजेंटेरिक आर्टरी असल में वो आर्टरी है जो हमारे जो गट है उसको मेजर पोर्शन उसका उसको सप्लाई करती है। अगर उसमें स्कीमिया हो जाए तो मतलब गट का एपॉक्सी है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और उसकी वजह से भी पेन होगा। उसके अलावा रप्चर्ड एओर्टिक एन्यूरिज्म, एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा हमारे पास वो एब्डोमेन में से गुजरता है। अगर उसमें एन्यूरिज्म आ जाए, एन्यूरिज्म ये होता है कि आपकी जो आर्टरी होती है वो स्वेल हो जाती है, उसकी जो वॉल है वो थिन होती है, उसमें स्वेलिंग होती है। अगर वो रप्चर हो जाए तो एक शार्प आपको एपिगैस्ट्रिक पेन, पेरी एम्बेलिकल रीजन में आपको पेन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा। फिर लेफ्ट फ्लैंक में आ जाए तो उसी तरह, अगर लेफ्ट किडनी का स्टोन है, इन्फेक्शन है, ये पेरीनेफ्रिक एब्सेस है। फिर उसके बाद अगर आप देखें लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में तो अपेंडिसाइटिस है, अपेंडिक्स का अगर दर्द हो। वैसे अर्ली जो से प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है अपेंडिक्स की, तो वो पेरी अम्बिलिकल रीजन में होती है। मतलब अम्बलाइकस में पहले अर्ली जो सिम्टम होता है उसमें अम्बलाइकस में पेन होता है, पता नहीं चलता कि ये अपेंडिक्स का पेन है। लेकिन जब थोड़ा सा टाइम गुजर जाता है तो वो पेन रेडिएट करता है, वो फिर लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में जाता है। ठीक है। डाइवर्टिकुलाइटिस, डाइवर्टिकुलम्स बन जाते हैं इंटेस्टाइन में, उसका पेन हो सकता है। ओवेरियन या टेस्टिकुलर टॉर्जन हो सकता है, तो टेस्टिकुलर टॉर्जन जो है उसका पेन ज़्यादा कॉमन है। फिर रप्चर ओवेरियन सिस्ट, अगर ओवरीज में कोई सिस्ट हो और वो रप्चर हो जाए उसका पेन होता है। या फिर एब्सेस बन जाए आपकी ओवरीज में बन जाए, या फिर आगे ट्यूब्स हैं उसमें बन जाए, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, तो इस सब का जो पेन है ये आपको लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट करेगा। उसके बाद आगे आप आ जाएं तो अगला जो हमारा है सिस्टिक सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस होता है जो ब्लैडर होता है उसकी इन्फ्लेमेशन, या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज अक्सर जो होता है ये अनहेल्दी सेक्सुअल एक्टिविटीज की वजह से आपको जो होता है फीमेल्स में अक्सर प्रेजेंट करता है। उसमें जो पेल्विस होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसमें पस प्रोड्यूस होती है और इसका बहुत ज़्यादा शार्प पेन होता है, क्योंकि ये पेरिटोनियम को भी इरिटेट करता है। इसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी यहाँ पे भी हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी सबसे ज़्यादा जो कॉमन जगह है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एबनॉर्मल प्रेगनेंसी की, वो फेलोपियन ट्यूब है। उसके अलावा आप यूटरस में भी देखें, अगर बहुत ज़्यादा नीचे यूटरस में सर्विक्स की ओपनिंग में अगर इम्प्लांट करता है एम्ब्रियो, तो उस वो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी और उसका भी बहुत शदीद पेन होता है। उसके अलावा आप लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में देखें, उसमें भी वही डाइवर्टिकुलाइटिस। उसके अलावा ओवेरियन या टेस्टिकुलर टॉर्जन उस साइड पे, अगर उस साइड की होगी तो वहाँ पे पेन होगा। इसके अलावा उसी तरह रप्चर्ड ओवेरियन सिस्ट, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और एब्सिस वगैरह। अभी राइट अपर क्वाड्रेंट हमने छोड़ दिया था, तो जो हेपेटोलॉजी के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से राइट अपर क्वाड्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके लिवर से रिलेटेड जो पेन होगा, जो प्रेजेंटेशन होगी, वो राइट अपर क्वाड्रेंट में प्रोड्यूस होगी। इसके अलावा जो वाइड आपके पास और जो कंप्लेन है, और राइट लोअर लोब निमोनिया, अगर राइट लंग का लोअर लोब में निमोनिया होगा, उसमें पेची इन्फिल्ट्रेट्स होंगे, तो उसका जो पेन होगा वो हमारे पास राइट लोअर राइट अपर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट करेगा। इसके अलावा लिवर का हम देख लेते हैं। लिवर में बहुत कॉमन हमारे पास हेपेटाइटिस है, वायरल हेपेटाइटिस है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, राइट अपर क्वाड्रेंट में आपको पेन होगा। लिवर एब्सेस है, उसमें अक्सर वायरस जो हमारे पास हेपेटाइटिस होता है इसी में एब्सेस भी बन जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, चाहे वो लंग्स को या किसी और जगह का, तो वायरल खुद तो हम कहते हैं कि इसमें आप एंटीबायोटिक्स ना दें। वायरल में अक्सर डॉक्टर्स को ब्लेम भी किया जाता है कि यार वायरल इन्फेक्शन था, आपने एंटीबायोटिक दे दी। लेकिन सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वायरल के बाद। जो वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं वो प्रोफाइलेटिकली दी जाती हैं, मतलब हमारे पास खतरा होता है कि ये आगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन सुपर इम्पोज हो सकते हैं, इसलिए हम उसमें खुद से एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि वो ना हो, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इसके अलावा नॉन इन्फेक्शियस अगर आप देखें, ये तो इन्फेक्शियस आ गई वायरस, वायरल हेपेटाइटिस वगैरह। नॉन नॉन इन्फेक्शियस में कुछ लोग हैं जो अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो अल्कोहल तो ये समझें कि वो डिज़ास्टर है लिवर के लिए, क्योंकि उसने फिल्टर करना होता है, इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिविटी होती है और उससे लाजमी कोई ना कोई मसला हो जाता है। इसके अलावा मेडिकेशंस,
आप जब हम लोग मेडिसिन लेते हैं, जो हमारी मेडिसिन जो थ्रू फीसेस बॉडी से निकलती हैं वो लिवर से होके गुजरती हैं। लिवर उनको बॉडी से निकालता है, उनको इनएक्टिवेट करते हैं और वो बॉडी से निकलती हैं। तो अगर आप ऐसी मेडिकेशन यूज करेंगे जो ओवरलोड ओवरलोड जो है वो हो जाए लिवर के लिए, तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है लिवर का। फिर हेपेटिक कंजेशन, हार्ट फेलियर। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो गट है उसकी जो जितने भी जो से ब्लड हार्ट की तरफ जाता है वापस, वो पहले पोर्टल वेन से लिवर में जाता है, और लिवर उसको फिल्टर करके उसमें से जो चीज़ें अपनी ज़रूरत की हैं वो एब्जॉर्ब करके। हेलो सर। हेलो। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। जी जी। वालेकुम Sir, I सलाम। think this is the English group, and here I think medical. I am not getting this. यस। Sir, I think this is the English speaking group, and you are delivering the medical lecture. ओके ओके। सो I was not informed early on that there are also English speaking students here. So now onwards, I will deliver my lecture in English. So No, sorry. no. I think this is for the purpose of learning English group. Actually, purpose of this group was named the English British English as that name, I think. But here the medical lecture are delivered. No, I was informed early on that you will deliver a lecture on abdominal pain. I don't know. Yes, I आई am थिंक also आपने medical. किसी और ग्रुप Sorry. से ज्वाइन किया होगा। No, no, no. I am also medical student. I am third year MBBS doing. I am from Sindh. Okay, sorry, sir. Continue. So on. Carry on. Yes, I think there is misunderstanding. This is a group for the medical students. You might have joined from somewhere else. I will request the Yes, organizers to kindly sir, look into sir. the matter. Yes, 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 yes. I this link also shared by another group, and I have joined from English group. This link is someone shared in English group WhatsApp. So I joined from that. Okay, okay. Sorry for disturbance. Should I carry on? Yes. So we were on topic hepatic congestion. Yes. So आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा जो लिवर है वो हमारे गट से ब्लड सप्लाई लेता है, उसमें से अपने काम की चीज़ें एब्जॉर्ब करता है और बाकी आगे प्रोड्यूस आगे वो हार्ट को ब्लड भेज देता है। अगर हार्ट फेलियर होगा, हार्ट आगे पंप ही नहीं कर रहा, तो फिर क्या होगा? फिर उससे ये होगा कि लिवर के अंदर ब्लड की पूलिंग होगी, ब्लड आगे नहीं जाएगा, हार्ट आगे पंप नहीं कर रहा तो ब्लड भी हार्ट में नहीं जाएगा लिवर से। तो वो कंजेशन का जो हमारे पास जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन होगी वो भी राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होगा। इसके अलावा बर्ड कैरी सिंड्रोम है। इसमें क्या होता है कि वेनस ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। वेनस ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ होती है? लिवर में होती है। लिवर में या थ्रोम्बोसिस होगा या उसकी थ्रोम्बोटिक रीजंस होगी, किसी की वजह से क्लॉट बन गया वेन्स में। और जो वो क्लॉट है वो कहीं भी बन सकता है। मतलब पतली से पतली लिवर की वेन से लेकर इंफीरियर वेना केवा, जहाँ पर लिवर का ब्लड जाके एट द एंड ड्रेन होता है, उस लेवल तक कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। और इसका ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं, ब्लड कैंसर होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ये प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है। वैसे ये बहुत ज़्यादा रेयर है। इसके अलावा बाइलरी सिस्टम हमारा आ जाता है। बिलियरी सिस्टम वो सिस्टम है जो बाइल सीक्रीट करता है हमारी इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में। तो उसमें भी हमारे पास या इन्फेक्शियस कॉज होंगी या नॉन इन्फेक्शियस कॉज होंगी। अब इन्फेक्शन में हमारे पास एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है, ये आगे आपको मैं बताऊंगा इसकी पूरी ट्रीटमेंट वगैरह। इसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूट कोलिंजाइटिस, कोलिंजाइटिस ये होता है कि आपको जो बाइल का जो डक्टस सिस्टम है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए या उसके अंदर कोई स्टोन आ जाए, ब्लॉकेज हो जाए। फिर नॉन इन्फेक्शियस में गाल स्टोन्स आते हैं। गाल स्टोन्स क्या होते हैं? हमारे पास जो वो होता है बाइल, उसमें बाइल पिगमेंट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, सॉल्ट्स होते हैं। तो अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होगा तो वो स्टोन्स बना लेते हैं, उसकी कंसंट्रेशन जब ज्यादा होती है वो जम जाते हैं। गाल गाल स्टोन्स की वजह से हमारे पास बिलियरी सिस्टम के इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसके अलावा कोलिडोकोलिथियासिस, अगर कॉमन डक्ट में
कोई स्टोन आ जाए तो उसको हम लोग कोलिडोकोलिथियासिस कहते हैं। लिथियासिस जहाँ पे भी आपके पास आएगा तो वो आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्टोन के लिए यूज होगा। तो कोलिडोकोलिथियासिस में जो कॉमन बाइल डक्ट है उसके अंदर स्टोन आ जाता है। और आगे वही राइट लोअर लोब निमोनिया आपको बता चुका हूँ, सब डायफ्रेगमेटिक एब्सेस वगैरह। आगे चलते हैं। अच्छा, ये एक स्लाइड है बड़ी इंपॉर्टेंट। ये आपको मैंने ये इसलिए ऐड किया, अपेंडिक्स का ये एक प्रेजेंटिंग फीचर होता है, ये पता होना चाहिए क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपेंडिक्स के पेशेंट्स देखे होंगे, खुद एक्सपीरियंस किया होगा, बहुत सारों का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ होता है। तो अपेंडिक्स का जो अर्ली जो पेन होता है वो अम्बिलिकल रीजन में होता है। अम्बिलिकल्स में अर्ली होता है, उसके बाद जब थोड़ा सा वो इन्फ्लेमेशन आगे कैरी ऑन होती है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन चलती रहती है, तो वो पेन ट्रांसफर होता है राइट लोअर क्वाड्रेंट में। ठीक है। और उसके बाद जब इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, जो लेट स्टेज होता है उसमें पूरे पेट में दर्द होता है। ये जो राइट लोअर क्वाड्रेंट में होता है ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है। इससे पहले कि वो पूरे पेट में दर्द आपको महसूस हो, पेरिटोनाइटिस वगैरह के साथ पेशेंट प्रेजेंट करे, आपको वहां पे उसको टैकल करना चाहिए। आगे चलते हैं। अब एब्डोमिनल पेन के आपको मैंने बहुत सारे कॉजेज बताए, लेकिन जो ज़्यादा ओपीडी में प्रेजेंट होने वाले जो सिम्टम्स हैं वो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है, या स्टमक में अल्सर होगा। ठीक है। ड्यूडेनम में होगा, स्टमक में होगा। इसके अलावा कोलिसिस्टाइटिस होगा, गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ये भी बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आप देखेंगे ओपीडी में। फिर अपेंडिसाइटिस है, अपेंडिसाइटिस बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी बॉल सिंड्रोम, ये आपको फिर कभी इसका लेक्चर रख लेंगे क्योंकि ये बहुत एक्सक्लूजन क्राइटेरिया से इस डिजीज को डायग्नोज करते हैं और इसकी ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है। और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ये भी एक अलग टॉपिक है। आज आपको मैं पेप्टिक अल्सर डिजीज, कोलिसिस्टाइटिस और अपेंडिसाइटिस इसको डिस्कस कर लेते हैं। पेप्टिक अल्सर डिजीज क्या है? ये हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक का जो म्यूकोजा है उसकी इन्फ्लेमेशन, ये स्टमक में होगा या ड्यूडेनम में होगा। और ये होता क्यों है? हमारा जो स्टमक है वो एसिड स्क्रीट करता है। हमारा जो म्यूकस, जो म्यूकोजा है उसके ऊपर म्यूकस स्क्रीट होता है, वो एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग बनाता है। अगर वो लाइनिंग डिस्ट्रॉय हो जाए और स्टमक के एसिड डायरेक्ट इन कांटेक्ट आ जाए वॉल के साथ तो वो उसको इरोड करेगा। और उसके अलावा आगे पेप्सिन की डाइजेशन होगी तो प्रोटीन जो मसल्स है हमारे वो भी उसके साथ डिस्ट्रॉय होंगे। और आखिर में अल्सरेशन और परफोरेशन बन जाती है। परफोरेशन में तो पूरा सुराख बन जाता है, वो तो एक डिजास्टिक सिचुएशन है मेडिसिन में। अब पैथोफिजियोलॉजी, अब आपको ये पता होना चाहिए हमारी बॉडी में एक ही टाइम में कुछ डिफेंसिव मैकेनिज्म चल रहे होते हैं और कुछ ऑफेंसिव मैकेनिज्म्स होते हैं बॉडी के अगेंस्ट। अगर डिफेंसिव मैकेनिज्म बॉडी का स्ट्रांग हो, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, तो वो ऑफेंसिव जो मैकेनिज्म्स होते हैं उनको हर्ट करती है, उनको रोक लेती है। अब डिफेंसिव मैकेनिज्म में क्या है? बाइकार्बोनेट्स हमारी बॉडी में स्क्रीट होते हैं। बाइकार्बोनेट्स डायरेक्ट हाइड्रोजन आयन को न्यूट्रलाइज करते हैं। इसके अलावा म्यूकोजा के ऊपर म्यूकस लेयर है, म्यूकस लेयर एसिड से प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी म्यूकस प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, जो स्टमक की वॉल की लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा म्यूकोजल ब्लड फ्लो है, अगर ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो उससे भी हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सिया की वजह से वो जो टिश्यू है वो डेड होगा, और डेड होगा उसकी वजह से भी अल्सरेशन होगी। इसके अलावा एपिथेलियल रिन्यूअल है, एपिथेलियम बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिथेलिया जो होता है स्टमक का, वो इसकी प्रोटेक्टिव फंक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में सारे ग्लैंड्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं। अगर एपिथेलियम डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसकी वजह से भी अल्सर हो सकता है। इसके अलावा एग्रेसिव अब क्या है? सबसे पहला इन्फेक्शियस, अगर आपको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ने, एच पाइलोरी ने अगर स्टमक में अटैक कर लिया तो वो अल्सर पैदा करेगा। ये सबसे पहले आपका इन्फेक्शियस कॉज है। उसके अलावा मेडिसिन, एनसेड्स, एनसेड्स आपके जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है उसकी सिक्रीशन को स्टॉप करते हैं, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को खत्म करते हैं, उसकी वजह से स्टमक में अल्सर हो सकता है। इसलिए ओवर यूज, एनसेड्स कभी भी ओवर यूज नहीं करने चाहिए। इसके अलावा पेप्सिन्स, जो एंजाइम्स हैं वो एग्रेसिव नेचर है, वो भी आपके उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके अलावा बाइल नजर एसिड, के हैं। इसके अलावा बाइल एसिड्स हो गए, सर स्मोकिंग या हमारी क्या अल्कोहल। म्यूकोसल जो मेम्ब्रेन है ये इस वजह से इनकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है।
जी एक तो ये चीज आ जाती है ना कि बॉडी की नेचुरल प्रोसेसिंग के थ्रू जो है ना, मैं ब्रेन में वो आ रही है डिस्ट्रक्शन वगैरह, और एक ही जो हम आउटसाइड से चीजें ले रहे हैं उसके थ्रू भी आ सकती है। जी जी, जाहिर है आप जो चीज़ इंटेक करते हैं उसका तो स्टमक पे असर पड़ेगा। अगर आप कोई बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है या अल्कोहल इंटेक करता है या बहुत ज़्यादा वो उसका फूड हैबिट इस तरह की है तो वो भी असर करेगी। अगर आप मेडिकेशन इस तरह की लेते हैं, आप एनसेड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो आजकल होता है दर्द हुआ और खुद से ही कोई मेडिसिन ले ली। हालांकि पेन हमेशा प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है, पेन कभी भी खुद एक बीमारी नहीं है। पेन एक आपके पास कंप्लेन है, आपने फिर देखना है कि पेन किस वजह से है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि पेन हुआ, खुद से घर घर में ही मेडिसिन ले ली, एनसेड्स यूज कर लिए, और उसकी वजह से जाहिर है वो इन्फ्लेमेशन होगी और उसको जो स्टमक का म्यूकोजा होगा उसको डिस्ट्रॉय करेगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, उससे अल्सर होगा। ठीक है। जी ठीक है। आगे रिस्क फैक्टर्स अब क्या है? रिस्क फैक्टर्स में वही जो भी क्वेश्चन किया मुझसे, लाइफस्टाइल का, कि आप अगर ड्रिंक्स इस तरह की यूज करते हैं, ये आजकल जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं ये यूज करता है कोई, स्मोकिंग होगी, मेडिकेशंस होगी, फिर उसके बाद एच पाइलोरी इन्फेक्शन, वो तो इन्फेक्शियस कॉज आ गया उसका। अच्छा, अब अल्सर जो हैं ये भी टू टाइप्स के होते हैं। एक ड्यूडेनल, जो ड्यूडेनम की जो वॉल है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, और एक गैस्ट्रिक। अब ड्यूडेनल अल्सर जो होता है वो ज्यादातर यंग एज में होता है, जबकि जो गैस्ट्रिक हमारे पास जो कंपोनेंट होता है उसका वो ओल्ड एज में ज्यादा प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब जेंडर, अब ओल्डर वुमेन होगी, अगर वुमेन है, वुमेन में हमारे पास जो ड्यूडेनल अल्सर है वो ओल्ड एज में ज़्यादा प्रेजेंट करता है। ठीक है। उसके अलावा जेनेटिक फैक्टर ये है कि अक्सर आपने देखा होगा कि जो फैमिलीज होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा अल्सर, मतलब बड़ों को भी होता है, फिर आगे जो आने वाली नस्ल होती है उसमें भी अल्सर जो होता है वो प्रीडोमिनेंट होता है। अगर किसी को ओल्ड एज में होता है तो आगे उसके बच्चों को अक्सर ये होता है यंग एज में ही अल्सर के साथ प्रेजेंट करते हैं। मैंने खुद इस तरह का अपनी फैमिली में भी एक दो केसेस देखे हैं जिसमें जेनेटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इसको करती है। उसके अलावा स्ट्रेस में, अगर कोई बंदा स्ट्रेस में है तो उसको, अब एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है अक्सर लोगों को, वो कुछ खाते नहीं है, खाना छोड़ लेते हैं, मैदे में जलन होती है, खाने का दिल नहीं करता, तो ये सारा जो है स्ट्रेस से रिलेटेड है। उसके अलावा अब आप इन्वेस्टिगेशन से क्या कर सकते हैं? अब स्टूल एग्जामिनेशन है, लेकिन स्टूल एग्जामिनेशन अल्सर में कोई भी नहीं करता। ब्लड काउंट से आपको ये पता लग जाता है कि आपके ल्यूकोसाइटोसिस होता है, वाइट ब्लड सेल रेज्ड होते हैं, तो ये पता लग जाता है कि बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन चल रही है। लेकिन जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो आप उसको एंडोस्कोपी से करेंगे। एंडोस्कोपी में क्या होता है, एक पाइप होता है, आगे कैमरा लगा होता है, उसको ओरल कैविटी से इंसर्ट करते हैं, स्टमक तक जाते हैं और स्टमक की जो अंदर म्यूकोजा है उसको देखते हैं। तो सिर्फ उससे पता लग सकता है कि ये इन्फ्लेमेशन है या नहीं है। बेरियम swallow टेस्ट है, ये ज़्यादातर अगर कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह हो तो उसमें यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है कि हम बेरियम देते हैं उसको, पेशेंट को, वो उसको सॉलो कर लेता है। अब बेरियम क्या है, वो जब हम उससे एक्सरे करते हैं तो बेरियम जहाँ जहाँ गया होता है वो हमें नज़र आता है। अगर कहीं ब्लॉकेज हो तो वहाँ बेरियम, हमारे जो गट है उसमें, वो हमें पड़ा हुआ नज़र आएगा। तो ये हमारे लिए जो है बेरियम swallow टेस्ट उसके लिए होता है। फिर यूरिया ब्रेथ टेस्ट, ये एच पाइलोरी के लिए होता है। एच पाइलोरी जब स्टमक एसिड में होता है तो वो यूरियाज प्रोड्यूस करता है। वो क्या करता है, जो एसिड होता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में कन्वर्ट कर लेता है। तो उसके टेस्ट से हम लोगों को पता लग सकता है कि एच पाइलोरी स्टमक में है या नहीं है। अच्छा, आप एंडोस्कोपी कब करेंगे? जब बच्चा कुछ खा नहीं सकता, उसका वेट लॉस है, वॉमिटिंग है, खाने का दिल नहीं करता। और मेलिना, मेलिना ये होता है कि ब्लैक स्टूल्स होती हैं। ब्लैक स्टूल्स उस टाइम होती हैं जब आपके स्टमक या उससे ऊपर ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाएं, तो वो जो ब्लड होता है वो आपकी स्टमक के अंदाज मिक्स होता है। जब मिक्स होता है तो वो उसका कलर ब्लैक कर देता है, तो वो फिर ब्लैक कलर के स्टूल प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब होता है कि स्टमक या उससे ऊपर कहीं ब्लीडिंग हो रही है, जिसकी वजह से मिर्चों खाते मेरे जलन ही हुई जा रही है। तेल तेल लाया है फिर भी हो रही है। डॉक्टर एच जाने पाइलोरी की माइग्रेन को आप रिमूव कर मेडिकेशन दें। क्या है? और मुंह लाया उंगलियों पे जलन हुई जा रही है, मुंह पे भी हुई जा रही है। नहीं, तेल लगा के आई हूँ।
डॉक्टर जैन, क्या इनको रिमूव कर दें? आप होस्ट हैं तो आप कर सकते हैं। चलें, अभी तो शो नहीं हो रहा कौन था। चलें, अब आगे ट्रीटमेंट इसकी क्या है। तो एच पाइलोरी की एडिकेशन के लिए सबसे पहले तो जो आपका जो सिम्टम्स एग्रीवेट होते हैं वो एसिड की प्रोडक्शन की वजह से होते हैं। अगर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देंगे तो जाहिर है वो एसिड जो है उसकी प्रोडक्शन कम होगी और उसकी जो सिम्टम्स हैं उसमें काफ़ी हद तक उसको महसूस करेगा कि वो कम हो रहे हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स में आप इसमें क्लेरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं, लेकिन टेट्रासाइक्लिन और एमोक्सिसिलिन भी आप इसमें दे सकते हैं। अब यहाँ पे 2 एंटीबायोटिक्स है, लेकिन जो क्लिनिकल, अब हमेशा जो पेशेंट होता है उसको वो बुक के हिसाब से प्रेजेंट नहीं होता और उसकी ट्रीटमेंट भी उस हिसाब से नहीं होती। अब जो ओपीडी में देते हैं मेडिकेशंस वो अक्सर 3 मेडिकेशंस देते हैं, मेट्रोनिडाजोल भी दे देते हैं, अमोक्सिसिलिन भी दे देते हैं, साथ में एरिथ्रोमाइसिन भी दे देते हैं। ठीक है। इसके अलावा H2 ब्लॉकर्स इसमें दे सकते हैं, वो फेमोट्रिडीन या रेनिटिडीन, आपकी मर्जी है जो देना चाहें। ये डोजेज है उसकी। अगर लेवोफ्लॉक्सिसिन आप देते हैं तो 250 मिलीग्राम BD ये दे सकते हैं। अगर ज़्यादा मसला है तो 3 टाइम्स भी दे सकते हैं। क्लेरिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम OD है,